गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। आप लोगों को यूट्यूब करियर पॉइंट आरडी में स्वागत। आज आप लोग के समक्ष भारत का भौतिक स्वरूप लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप क्या है। भारत पहले अफ्रीका महादेश का भाग था, यानी भारत पहले किसका भाग था? अफ्रीका महादेश का भाग था। कुछ बलों के कारण यह टूट गया और उत्तर की ओर खिसक गया, यानी ये कुछ बलों के कारण टूट गया और उत्तर की ओर खिसक गया। और भौतिक आकृतियों के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? भौतिक आकृतियों के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन भागों में बांटा गया सो देखते हैं। पहला भाग था कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, यानी भारत का पहला भाग में बांटा गया उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा भारत का बृहद मैदान, यानी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र ये हो गया। दूसरा भारत का बृहद मैदान ये पूरा। तीसरा है भारत का थार मरुस्थल, ये क्षेत्र आ गया भारत का थार मरुस्थल। चौथा भारत का प्रायद्वीपीय भारत, यानी प्रायद्वीपीय भारत चौथा। पांचवा में भारत का तटीय मैदान और छठा में भारत का द्वीप समूह। यानी भारत कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, भारत का बृहद मैदान, भारत का थार मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत, भारत का तटीय मैदान, भारत का द्वीप समूह। तो हम लोग सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे। यानी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को जानने से पहले आपको यह जान लेना आवश्यक है कि समुद्र तल से 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को, समुद्र तल से 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र कहते हैं। यानी समुद्र तल से 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदानी क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, समुद्र तल से 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच, यानी समुद्र तल से 500 मीटर से 1000 के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्र को यानी 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्र को पठारी या उच्च क्षेत्र कहते हैं। पठारी या उच्च क्षेत्र कहते हैं। आगे देखिए, अब 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को, यानी समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं। अब चलते हैं, अब देखिए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण भारतीय प्लेट देखिए, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट को आपस में टकराने के कारण उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। यानी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। तो देखिए,
यानी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा रहा है? 3 भागों में बांटा जा रहा है। पहला ट्रांस हिमालयन, ये हो गया। महान हिमालय, और ये हो गया अब देखिए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और उत्तर पूर्वी या पूर्वांचल हिमालय, यानी 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए ट्रांस हिमालय को देखते हैं। पहला जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का पहला भाग में बांटा गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। यानी ट्रांस हिमालय ये है सो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का सबसे प्राचीन क्षेत्र है और इसका निर्माण हिमालय से भी पूर्व हुआ था। यानी इसका जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है से हिमालय से भी प्राचीन है। और ट्रांस हिमालय को 5 श्रेणियां में बांटा गया, यानी 5 श्रेणी है ट्रांस हिमालय में। तो कौन कौन श्रेणी है सो देख लीजिए। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्का श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। यानी ये ट्रांस हिमालय में 5 श्रेणियों में विभक्त है। और ये इसमें कौन कौन श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्का श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी। अब ये पूछा गया है ट्रांस हिमालय के श्रेणी को क्रमबद्ध तरीका से लिखें। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्का श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी। अब देखिए ट्रांस हिमालय इसी को बोला जाता है या यानी ट्रांस हिमालय को ही तिब्बत हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? 5500 मीटर। यानी यह ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? 5500 मीटर। यानी 5500 मीटर है ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई। और ट्रांस हिमालय के सबसे ऊंची श्रेणी को क्या बोलते हैं? काराकोरम श्रेणी। यानी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को ऊंची श्रेणी को काराकोरम श्रेणी कहा जाता है। और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी को K2 कहा जाता है। K2 या इसी को गाडविन ऑस्टिन। यानी काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी को K2 या गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो K2 या इसी को बोलिए गाडविन ऑस्टिन। और यह इसकी ऊंचाई यानी गाडविन ऑस्टिन का सबकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यानी काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन है और इसकी ऊंचाई 8611 है। अब यही हिमालय में यानी ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय में 3 ऐतिहासिक नदी निकलती है। कौन कौन? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। यानी ये 3 नदियां हैं सो किससे निकलती है? तो यही तिब्बत हिमालय से निकलती है या ट्रांस हिमालय से निकलती है। और ये काराकोरम श्रेणी में ही विश्व प्रसिद्ध यानी काराकोरम श्रेणी में ही विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर
चीन, सियाचिन ग्लेशियर। आने देखिए ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय में श्रेणी कहा था, और काराकोरम श्रेणी में ही सबसे ऊंची चोटी है। आने इसकी काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी को क्या बोला जाता है, तो K2 बोला जाता है, K2। और इसी में काराकोरम श्रेणी में ही विश्व की सबसे प्रसिद्ध ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ स्थित है, आपका काराकोरम श्रेणी में। और काराकोरम श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जो जिसकी सीमा भारत, अफगानिस्तान तथा चीन को छूती है। और काराकोरम श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसकी सीमा भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमा छूती है। अब सियाचिन ग्लेशियर जो ध्रुवीय भाग से बाहर आकर विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और इस ग्लेशियर में आने यहाँ काराकोरम श्रेणी में ही विश्व की सबसे ऊंची युद्ध का मैदान है, युद्ध का मैदान है। अब देखिए ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से देखिए ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन सा अलग करती है, तो इंडो सांगपो संचार जोन है से ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करती है। और ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं आगे महान हिमालय। महान हिमालय देखिए महान हिमालय ये था, यहां से ये महान हिमालय, महान हिमालय। अब बोला जाता है हिमालय नवीन वलित पर्वत है। हिमालय कैसा है, नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत मतलब अभी भी इसमें ग्रोथ कर रहा है, यानी ऊंचाई बढ़ रही है। तो हिमालय कैसी है, नवीन वलित पर्वत है। और ये महान हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए कैसे बांटा गया है। सो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। यानी महान हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। तब पहला यानी फर्स्ट में इसका नाम है बृहद, इसी को बोला जाता है आंतरिक, इसी को बोला जाता है हिमाद्री, हिमाद्री हिमालय, हिमालय। दूसरा में मध्य, इसी को बोला जाता है लघु, और इसी को बोला जाता है लेसर हिमालय। तीसरा में शिवालिक, इसी को बोला जाता है
वाह, और इसी को बोला जाता है आपका निम्न हिमालय। और महान हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भागों में बांटा गया? बृहद हिमालय, इसी को बोला जाता है आंतरिक हिमालय, इसी को बोला जाता है हिमाद्री हिमालय। दूसरा है मध्य हिमालय, इसी को बोला जाता है लघु हिमालय, इसी को बोला जाता है लेसर हिमालय। तीसरा में है शिवालिक हिमालय, इसी को बोला जाता है बाह्य हिमालय, इसी को बोला जाता है निम्न हिमालय। तो देखिए बृहद हिमालय ये हो गया। अब बृहद हिमालय में देखिए अब देखिए एक बृहद हिमालय में सीरियल से आने उत्तर से पूर्व की ओर जो चोटियां स्थित है उसके बारे में, और ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा भी गया। सबसे पहले देखिए बृहद हिमालय में नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई 81-26 मीटर है, यानी 81-26 मीटर है। फिर नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत है, उसकी ऊंचाई 78-16 मीटर है। उसके बाद कामेट पर्वत, और उसके बाद कोमेट पर्वत है, इसका ऊंचाई 77-56 मीटर है। धौलागिरी, इसकी ऊंचाई 81-72 है। उसके बाद अन्नपूर्णा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 80-72 है मीटर। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 88-50 मीटर है। अब मकालू पर्वत है, इसकी ऊंचाई 84-81 मीटर है। कंचनजंगा इसकी ऊंचाई 85-98 मीटर है, जो सिक्किम में स्थित है। और नमचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले आप लोग को ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा पर्वत, माउंट एवरेस्ट ये तीनों नेपाल में है, और कंचनजंगा तो जान रहे सिक्किम में है। लेकिन ये पूछा गया कि अन्नपूर्णा पर्वत जो कहाँ स्थित है, तो हम लोग गलती से भारत मार देते हैं, लेकिन ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। अब देखिए ये कंचनजंगा है, सो देखिए ये भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी
कौन सी है? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 50 से 98 मीटर है। आप सोच रहेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। अब यहां देखिए, यहां दो प्रश्न हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, और फिर है भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अक्सर लोग एक ही आंसर करके आ जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको K2 है, गाडविन ऑस्टिन। यानी गाडविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको कंचनजंगा है, कंचनजंगा है, और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, और ये सिक्किम में स्थित है। देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 गाडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहां स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखिए, यहां पर है कि भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है, और कंचनजंगा यहां सिक्किम था, सिक्किम में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। अब देखिए, ये दूसरा है मध्य हिमालय, लघु हिमालय, लेसर हिमालय, और इसी को मध्य हिमालय कहिए, लघु हिमालय या लेसर हिमालय। इसमें अनेक, देखिए, इसी में स्थित है शिमला, मनाली, रानीखेत, नैनीताल, मसूरी। यानी ये सब है किसमें? तो मध्य हिमालय और लघु हिमालय। और तीसरा हमारा जो आ रहा था वो था शिवालिक हिमालय, इसी को बोला जाता है बाह्य हिमालय, और इसी को बोला जाता है आपको निम्न हिमालय। अब देखिए, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब सबसे पहले बृहद हिमालय के बारे में देखिए। बृहद हिमालय, और ये बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय की ये, और ये समझ लीजिए, ये पर्वतीय धारा है, धारा, यानी इसे पर्वतीय धारा कहते हैं। अब देखिए, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले बृहद हिमालय, जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, और ये बृहद हिमालय है, से हिमालय की, महान हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। कौन? बृहद हिमालय। और इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? तो 6000। यानी बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है, और इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर के बीच है। यानी बृहद हिमालय की चौड़ाई 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर के बीच है। अब देखिए, बृहद हिमालय में अनेक पर्वत हैं, यानी ऊंची चोटी, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां ये बृहद हिमालय में ही है। तो देखिए, बृहद हिमालय में जो चोटियां हैं, नंगा पर्वत, इसकी देखिए ऊंचाई 8126 मीटर है। नंदा देवी 7816 मीटर है। अब कामेट
कोमेट पर्वत ये 77-56 मीटर है। धौलागिरी इसकी ऊंचाई है 81-72 मीटर। अब देखिए अन्नपूर्णा इसकी ऊंचाई 80-72 मीटर है। माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई 88-50 मीटर है। माकालू इसकी ऊंचाई 84-81 मीटर है। आप देखिए कंचनजंगा इसकी ऊंचाई 85-98 मीटर है। अन्नमचा पर्वत तो बोलता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। देख रहे माउंट एवरेस्ट। अब देखिए माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और यह माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहां स्थित है? नेपाल। ये माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। और इसे तिब्बत में, यानी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोगो लुग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोगो लुग्मा। याद रखिएगा, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोगो लुग्मा कहा जाता है। अब देखिए ये भी बोला गया कि बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री। हिमाद्री मतलब होता है ग्लेशियर। तो इस हिमालय, बृहद हिमालय में हिमाद्री भी है यानी ग्लेशियर भी है यानी बर्फ के पर्वत। तो इसमें देखिए ये ग्लेशियर से यही है अमोत्री, अमोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ, केदारनाथ। और इसके बाद आपको देखिए बद्रीनाथ इत्यादि यही स्थित है। किसमें? बृहद हिमालय में। अब बृहद हिमालय, हिमालय को, बृहद हिमालय को लघु हिमालय, लघु हिमालय से अलग मेन, सेंट्रल, थ्रस्ट अलग करती है। और ये भी पूछा गया कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करती है? तो मेन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट है जो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। अब इसके बाद हम आगे मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या लेसर हिमालय के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। आज आप लोग के लिए हम हर दिन यानी हर वीडियो में 10 प्रीवियस क्वेश्चन लास्ट में कराने के लिए सोचा हूं। तो देखिए अगर ये प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछने की अधिक संभावना है, इसलिए हम 10 प्रश्न लेकर आया हूं और 10 वो हर वीडियो में लास्ट में कराऊंगा। तो देखिए, और जो हम पढ़ा चुके हैं उसी के बीच से पीछे आप इसे बनाने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना अनिवार्य है। तो देख लीजिए, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में ब्राजील का स्थान केवां है? और ये बोल रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में ब्राजील का केवां स्थान है। तो आप लोग को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ब्राजील का 5वां स्थान है। केवां स्थान है? 5वां स्थान है। और ब्राजील ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वां स्थान उसका है और जनसंख्या के दृष्टि से भी उसका 5वां स्थान है। किसका? ब्राजील का। और भारत का केवां स्थान है जनसंख्या के दृष्टि से? तो दूसरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। अब आगे देखिए, भारत में कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? आने देखिए, ये भारत में है से कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है। आपको इस तरह नहीं पूछा जाएगा कि भारत के दक्षिणतम बिंदु बताइए, ये नहीं। अब पूछा जाएगा कि भारत में कोलाबा पॉइंट कहाँ है।
तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ पर कोलाबा पॉइंट आपका मुंबई में स्थित है। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। जैसे तमिलनाडु में कालीमेरी, देखिए तमिलनाडु में कालीमेरे पॉइंट स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो कोलाबा पॉइंट आपका कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित, कहाँ? मुंबई में स्थित है। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कौन है? हम यहाँ पूछ रहे हैं भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो आप जान रहे हैं यहाँ कन्याकुमारी, तो आप जान जाइएगा। देखिए भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। लेकिन अगर आपको केप कोमोरिन लिख दे तो आपको समझ में आया कि आखिर केप कोमोरिन कहाँ है। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है? केप कोमोरिन। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन या कन्याकुमारी है। और अगर पूछ दे कि भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो पिग्मलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कौन है? जो अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में है, पिग्मलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। अब आगे देखिए, तो यहां कौन हो गया? केप कोमोरिन। केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। अब बोलता है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की कुल लंबाई। देखिए ये बोल रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। अरे भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100 किलोमीटर। और अगर यही पूछ दे कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, अरे भारत की तटीय सीमा अगर बोल देगा तो भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो उसका होगा 75 किलोमीटर। और यहां पूछा गया कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई ये हो गई 75 किलोमीटर। यहां पूछा गया है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 161 किलोमीटर। कितनी है? 61 किलोमीटर। अब आगे देखिए, भारत के कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यानी भारत का ऐसा कौन राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन है? तो देखिए यहां त्रिपुरा है। अब देखिए त्रिपुरा, ये बांग्लादेश हो गया, इधर से भी है, इधर भी है, इधर। यानी तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? भारत का त्रिपुरा राज्य है। अब देखिए वर्तमान समय में डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? ये अभी के पूछ रहा है कि वर्तमान समय में डूरंड रेखा कौन दो देशों के बीच स्थित है? तो हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डोरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, देखिए सिर्फ पूछेगा कि डूरंड रेखा किन दो देशों के स्थित था, तो देखिए डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित था, तो भारत और अफगानिस्तान। यानी भारत और अफगानिस्तान। और वर्तमान अगर लगा दे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यानी डूरंड रेखा का कब खींचा गया था? 1896 ईस्वी में खींचा गया था। अब आगे देखिए, सबसे अधिक किस देश की सीमा भारत से लगी हुई है? यानी ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक किस देश की सीमा भारत से लगी हुई था। तो सबसे अधिक सीमा किसकी लगी हुई है? बांग्लादेश की। ये बांग्लादेश है और इसकी 96.7 किलोमीटर जो सीमा स्पष्ट करती है, भारत की सीमा से स्पष्ट करती है, यानी भारत से स्पष्ट करती है। और बांग्लादेश से कितने राज्य लगे हुए हैं? 5 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन राज्य लगे हैं? तो देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश की सीमा से स्पष्ट करती है। अब पूछा गया है कि पाकिस्तान, और सबसे कम सीमा अगर बोलेगा कि भारत से किस देश की लगी हुई है, तो देखिए यहाँ अफगानिस्तान की। कितनी?
106 किलोमीटर। कितना? 105 अधिकृत क्षेत्र लगाकर ऐसे कहेंगे तो 80 किलोमीटर। और देखिए अफगानिस्तान के और भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो एक भी राज्य नहीं सटे हुए हैं, सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश सटा हुआ। कौन? जम्मू कश्मीर। अब आगे देखें, पाकिस्तान की कितनी किलोमीटर सीमा भारत से सटी हुई? और ये बोल रहा है कि पाकिस्तान का कितना किलोमीटर सीमा है जो भारत से सटी हुई है। तो देखिए पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, पाकिस्तान के तक कितना सीमा? तो 33 किलोमीटर। कितना? पाकिस्तान से कितनी सीमा लगी हुई भारत की? 3523 किलोमीटर। और पाकिस्तान से कितने राज्य सटे हुए? 3 राज्य सटे हुए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने? एक केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए हैं। तो 3 राज्य देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और एक जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आप लोग को हर वीडियो में 8-10 गो क्वेश्चन हम प्रीवियस क्वेश्चन करवा दें। और एक कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अधिक पूछने की संभावना भी है। थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर हम वीडियो बनाते हैं तो शुरू हम YouTube में आए हैं, अगर किसी तरह से कोई त्रुटि हुई होगी तो आप लोग जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू।